माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूं आपका ही कोड BPCS 184 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कंप्लीट देखना है और देखिए ये आपका टाइटल है विद्यालय मनोविज्ञान। तो इसमें से विद्यालय मनोविज्ञान से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन आंसर होंगे और या फिर चैप्टर में जो भी होंगे, बुक में जो भी होंगे, इसी रिलेटेड होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है क्वेश्चन आंसर है। एंड अगर आप स्टूडेंट्स दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हैं या फिर जून 26 में देने वाले हैं, तो आप दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा। और आप चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग ये बताइएगा आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, वीडियो कहाँ तक पहुंच गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विद्यालय मनोविज्ञान की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। विद्यालय मनोविज्ञानों की भूमिका और कार्यों का वर्णन कीजिए। विद्यालय मनोविज्ञान शिक्षा और मनोविज्ञान का वह क्षेत्र है जो बच्चों के शैक्षणिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास पर ध्यान देता है। आज के समय में विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ तनाव, व्यवहार संबंधी समस्या, सीखने में कठिनाई, आत्मविश्वास की कमी और पारिवारिक दबाव जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए विद्यालय मनोविज्ञान की आवश्यकताओं और प्रासंगिकता बढ़ गई है। विद्यालय मनोविज्ञान की आवश्यकता और प्रासंगिकता क्या होगी, बढ़ गई है। विद्यालय मनोविज्ञान बच्चों की मानसिक और स्थिति को समझने में सहायता करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान खोजते हैं। उनकी भूमिका में बच्चों की सीखने की कठिनाइयों की पहचान, व्यवहार और व्यवहार संबंधी समस्याओं का मूल्यांकन करना, परामर्श देना और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए योजना बनाना शामिल है। वे शिक्षकों को कक्षा प्रबंधन और शिक्षण विधियों में मार्गदर्शन देते हैं तथा अभिभावकों को बच्चों के विकास से जुड़ी जानकारी प्रदान करते हैं। विद्यालय मनोविज्ञान परीक्षणों और अवलोकन के माध्यम से बच्चों की क्षमता और कमजोरियों को समझते हैं। वे सकारात्मक विद्यालय वातावरण बनाने, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुवांशिक वंशानुक्रम की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए विकासात्मक मनोविज्ञान में समस्याओं एवं विषय वस्तु पर चर्चा कीजिए। विकासात्मक मनोविज्ञान मानव जीवन के विभिन्न चरणों में होने वाले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास का अध्ययन करता है। इसमें अनुवांशिक वंशानुक्रम और भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि माता पिता से प्राप्त जीवन बच्चे की शारीरिक बनावट, बुद्धि, स्वभाव और कुछ मानसिक क्षमताओं को प्रभावित करते हैं। बुद्धि, स्मरण शक्ति, व्यक्तित्व के कुछ गुण और कुछ विकार वंशानुक्रम से जुड़े हो सकते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान की विषय वस्तु में शैशवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था का अध्ययन शामिल है। इस क्षेत्र में मुख्य समस्याएं जैसे सीखने में कठिनाई, भावनात्मक असंतुलन, व्यवहार संबंधी विकार, विकास में विलंब और अनुकूलन की समस्या आती है। अनुवांशिक कारक इन समस्याओं के प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं, जबकि पर्यावरण उन्हें प्रभावित करता है। विकासात्मक मनोविज्ञान यह समझने का प्रयास करता है कि वंशानुक्रम या पर्यावरण मिलकर विकास को कैसे आकार देते हैं। इससे बच्चे की समस्याओं की पहचान और उचित हस्तक्षेप में सहायता मिलती है। स्टूडेंट्स, टाइम नहीं होने की वजह से मैं ज्यादा समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीडियो अपलोड करने हैं क्वेश्चन आंसर के। सो आप लोग को क्या करना है, ध्यान से सुनना है। सुनने से क्या होगा, समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट में आपको PDF देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा विकास के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। कौन से भाषा विकास के सिद्धांतों की व्याख्या और भाषा विकास के चरणों का भी वर्गीकरण करें। देखिए, भाषा विकास का वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा बोलना, समझना और भाषा का प्रयोग करना सीखता है। समझ रहे हैं ना। भाषा विकास के कई सिद्धांत दिए गए हैं। पहला तो व्यवहारिक सिद्धांत है। तो व्यवहारिक सिद्धांत के अनुसार बच्चा अनुकरण और अभ्यास से भाषा सीखता है। दूसरा जन्मजात सिद्धांत, जिसे नोम चॉम्स्की ने प्रस्तुत किया, वह मानता है कि भाषा सीखने की क्षमता जन्म से ही होती है। संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार भाषा विकास बच्चे के बौद्धिक विकास से जुड़ा होता है। अगला है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत मानता है कि भाषा सामाजिक संपर्क के माध्यम से विकसित होती है और भाषा विकास के चरणों में पहला चरण रोना और आवाजें निकालना होता है। दूसरा चरण बबलिंग कहलाता है, जिसमें बच्चा अर्थहीन ध्वनियां निकालता है। तीसरे चरण में एक शब्द वाले वाक्य आते हैं।
चौथे चरण में शब्दों के वाक्य बनते हैं। इसके बाद वाक्य संरचना और शब्दावली का विस्तार होता है। ये चरण बच्चे के संप्रेषण कौशल के विकास को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल्यावस्था की समस्याएं को हल करने के लिए कला चिकित्सा इसकी तकनीकों और उपयोग पर चर्चा कीजिए। कला चिकित्सा एक उपचारात्मक विधि है जिसका उपयोग बाल्यावस्था के भावनात्मक, व्यवहारिक और मनोविज्ञान समस्या को समझने और हल करने के लिए किया जाता है। बच्चे कई बार अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, ऐसे में कला चिकित्सा उनके लिए उपयोगी सिद्ध होती है। इसमें चित्र बनाना, रंग भरना, मिट्टी से आकृतियां बनाना, नाटक और संगीत जैसी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इन तकनीकों के माध्यम से बच्चा अपने डर, तनाव, क्रोध और अनुभवों को अभिव्यक्त करता है। कला चिकित्सा का उपयोग चिंता, आत्मविश्वास की कमी, आघात, सीखने की कठिनाई और सामाजिक समस्याओं में किया जाता है। यह बच्चों को सुरक्षित वातावरण में स्वयं को व्यक्त करने का अवसर देती है। इससे भावनात्मक संतुलन, रचनात्मक और आत्म अभिव्यक्ति में सुधार होता है। विद्यालयों और परामर्श केंद्रों में कला चिकित्सा बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 5, जरूरतमंद बच्चों और किशोरों की सहायता के लिए संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक चिकित्सा एवं हस्तक्षेप पर चर्चा कीजिए। देखिए स्टूडेंट, संज्ञानात्मक व्यवहार क्या होता है और जरूरतमंद बच्चे और किशोरों की अवस्था। तो जरूरतमंद बच्चे होते हैं ना, इनके जिनके हेल्प की जरूरत होती है ना, जिसे जो कमजोर होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जरूरतमंद बच्चे, कमजोर टाइप के जो बच्चे होते हैं जिनको जरूरत होती है हेल्प की। और दूसरा किशोरों की सहायता। किशोर कौन होते हैं? जो बच्चे 14 साल 12 साल ना, 12 साल से समझ लो 10 11 12 साल से लेके 19 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो किशोर अवस्था में होते हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार मतलब कि अच्छे व्यवहार क्या सही है क्या गलत है उनके बारे में उनके उनके अनुसार चिकित्सा एवं हस्तक्षेप पर चर्चा करने के लिए बताया गया। देखिए संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा एवं प्रभावी मनोविज्ञान उपचार पद्धति है जिसका उपयोग जरूरतमंद बच्चों और किशोरों की मानसिक एवं व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। यह चिकित्सा इस सिद्धांत पर आधारित है कि व्यक्ति के विचार, भावनाएं और व्यवहार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नकारात्मक सोच व्यवहार संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकती है। इस चिकित्सा में बच्चों को अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलना सिखाया जाता है। इसमें व्यवहार संशोधन, समस्या समाधान कौशल, आत्मनियंत्रण और तनाव प्रबंधन जैसी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक हस्तक्षेप का उपयोग चिंता, अवसाद, डर, क्रोध, आक्रामकता और सीखने से जुड़ी समस्याओं में किया जाता है। यह चिकित्सा बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने और सामाजिक कौशल विकसित करने में सहायक होती है। विद्यालय और परामर्श केंद्रों में इसका प्रयोग बच्चों के समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्टूडेंट 6, मानव विकास को परिभाषित कीजिए। जीवन पर्यंत विकास के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। मानव विकास से अभिप्राय व्यक्ति में गर्भाधारण से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तन से है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने समय के साथ नई क्षमताएं सीखता है और परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। जीवन पर्यंत विकास का सिद्धांत मानता है कि विकास केवल बचपन या किशोरावस्था तक सीमित नहीं है रहता, बल्कि पूरे जीवन काल में चलता रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास बहुआयामी होता है जिसमें शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक पक्ष शामिल होते हैं। विकास बहुदिशात्मक भी होता है क्योंकि कुछ क्षमताएं बढ़ती है तो कुछ में कमी आ सकती है। जीवन पर्यंत विकास की गति सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती है। यह व्यक्तिगत भिन्नताओं पर निर्भर करती है। इसमें पर्यावरण, संस्कृति, शिक्षा और अनुभव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह सिद्धांत यह भी बताता है कि विकास में लाभ और हानि दोनों साथ साथ चलते हैं। मानव विकास को समझने के लिए जीवन पर्यंत विकास का सिद्धांत बहुत उपयोगी है क्योंकि इससे व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को इकाई के रूप में समझा जा सकता है और इसकी आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों के लिए विद्यालय आधारित उपचारात्मक कार्यक्रम पर चर्चा कीजिए।
विद्यालय आधारित उपचारात्मक कार्यक्रम वे योजनाएं होते हैं जो विद्यालय में ही बच्चों की शैक्षणिक, भावनात्मक और व्यवहार संबंधी समस्या को पहचानने और सुधारने के लिए बनाई जाती है। इन कार्यक्रमों को का उद्देश्य बच्चों को शुरुआती स्तर पर सहायता प्रदान करना होता है ताकि उनकी समस्या गंभीर रूप ना ले। ऐसे कार्यक्रमों में परामर्श सेवाएं, विशेष शिक्षण कक्षाएं, व्यवहार सुधार प्रशिक्षण और सामाजिक कौशल विकास गतिविधियां शामिल होती है। विद्यालय मनोविज्ञान विशेष विशेष शिक्षक और परामर्शदाता मिलकर बच्चों की आवश्यकताओं का अवलोकन करते हैं और उनके लिए व्यक्तिगत या समूह आधारित उपचारात्मक योजनाएं बनाते हैं। सीखने में कठिनाई, ध्यान की समस्या, चिंता, आक्रामक व्यवहार और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं के समाधान में ये कार्यक्रम सहायक होते हैं। विद्यालय आधारित कार्यक्रम में माता-पिता और शिक्षकों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण होती है, जिससे बच्चे को घर और विद्यालय दोनों स्थानों पर सहयोग मिलता है। इन कार्यक्रमों से बच्चों का शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर होता है और उनमें सकारात्मक व्यवहार विकसित होता है। यह बच्चों के समग्र विकास और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर इसमें आपके सामने है बच्चों में 8 क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों में व्यवहार संबंधी समस्या के लिए क्रीड़ा चिकित्सा के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो व्यवहार संबंधी समस्या है तो क्रीड़ा चिकित्सा एक उपचारात्मक पद्धति है जिसमें खेल और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग बच्चों की व्यवहार संबंधी समस्या को सुधारने के लिए किया जाता है। आज के समय में बच्चों में चिड़चिड़ापन, आक्रामकता, एकाग्रता की कमी, सामाजिक समायोजन की समस्या और अत्यधिक ऊर्जा जैसी व्यवहारिक कठिनाइयां देखी जाती है। क्रीड़ा चिकित्सा इन समस्या को सकारात्मक दिशा में बदलने में सहायक होती है। खेल खेल गतिविधियों के माध्यम से बच्चे अपने भावनात्मक को भावनाओं को व्यक्त करना सीखते हैं और इनमें आत्मनियंत्रण विकसित होता है। यह चिकित्सा बच्चों के सामाजिक कौशल, सहयोग की भावना और अनुशासन को बढ़ावा देती है। समूह खेल बच्चों को नियमों का पालन करना, दूसरों का सम्मान करना और टीम भावना विकसित करना सिखाते हैं। क्रीड़ा चिकित्सा शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक तनाव को भी कम करती है। विद्यालयों और उपचार केंद्रों में इसका उपयोग बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने और सकारात्मक व्यवहार विकसित करने के लिए किया जाता है। यह बच्चों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों के समग्र विकास मतलब बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए लक्षित सरकारी कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। भारत में बच्चों का समग्र विकास के लिए सरकार द्वारा कई लक्षित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनका उद्देश्य बच्चों के शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना है। एकीकृत बाल विकास को सेवा योजना के अंतर्गत बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सुविधा दी जाती है। समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम बच्चों में स्वास्थ्य समस्याओं की समय पर पहचान और उपचार पर केंद्रित है। इन सरकारी कार्यक्रम को का बच्चों का कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों को समान अवसर प्रदान करना और उनके सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बुद्धि को परिभाषित कीजिए। भारत में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। बुद्धि आप लोग जानते ही क्या होता है स्टूडेंट्स। बुद्धि वह मानसिक क्षमता है जिसके माध्यम से व्यक्ति सीखने, समझने, करने, समस्या हल करने और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में सक्षम होता है। बुद्धि में सोचने की शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और नए ज्ञान को ग्रहण करने की योग्यता शामिल होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि केवल ज्ञान का संग्रह नहीं बल्कि उसका सही उपयोग करने की क्षमता भी है। भारत में प्रतिभाशाली बच्चों की समस्या पहचान की प्रक्रिया एक व्यवस्थित ढंग से की जाती है। इसमें बुद्धि परीक्षणों, उपलब्धि परीक्षणों और रचनात्मक परीक्षणों और शिक्षकों के अवलोकनों का प्रयोग किया जाता है।
स्टैनफोर्ड वेक्सलर जैसे बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से बच्चों की बौद्धिक क्षमता का आकलन किया जाता है। विद्यालय में शिक्षकों द्वारा बच्चों की सीखने की गति, समस्या समाधान क्षमता और विशेष रुचियों पर ध्यान दिया जाता है। कुछ राज्यों में विशेष सर्वेक्षण और कार्यक्रमों के माध्यम से प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की जाती है। पहचान के बाद ऐसे बच्चे के लिए विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम और मार्गदर्शन किया जाता है, जिससे उनकी क्षमताओं को उचित विकास हो सके। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है स्टूडेंट्स, जीवन पर्यंत विकास को परिभाषित कीजिए, इसके सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। जीवन पर्यंत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जीवन की शुरुआत से लेकर वृद्धावस्था तक निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक सभी प्रकार का विकास शामिल होता है। यह अवधारणा मानती है कि विकास का केवल बचपन तक सीमित नहीं बल्कि पूरे जीवन काल तक चलता है। जीवन पर्यंत विकास के प्रमुख सिद्धांतों में से पहला सिद्धांत है, पहला सिद्धांत यह है कि विकास सतत और आजीविका चलने वाली प्रक्रिया। दूसरा सिद्धांत यह बताता है कि विकास बहुआयामी होता है, जिसमें कोई पक्ष या सात विकसित होते हैं। तीसरा सिद्धांत विकास की बहुदिशात्मकता को दर्शाता है, जहाँ कुछ क्षमताएं बढ़ती है और कुछ में कमी आती है। चौथा सिद्धांत यह है कि विकास में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। पांचवा सिद्धांत विकास में पर्यावरण, संस्कृति और अनुभव की भी भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सिद्धांत मानव विकास को व्यापक दृष्टिकोण से समझने में सहायता करता है। क्वेश्चन है, बच्चों के लिए स्कूल आधारित उपचारात्मक कार्यक्रम पर चर्चा कीजिए। बच्चों के लिए स्कूल आधारित उपचारात्मक कार्यक्रम वह योजना होती है जो विद्यालय के वातावरण में बच्चों की शैक्षणिक, भावनात्मक और व्यवहार संबंधित समस्या के समाधान के लिए बनाई जाती है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों की कठिनाइयों को प्रारंभिक अवस्था में पहचानना और समय रहते सहायता प्रदान करना होता है। इसमें इनमें सीखने में कठिनाई, अवधान की समस्या और व्यवहार संबंधी विकारों पर ध्यान दिया जाता है। स्कूल आधारित कार्यक्रमों पर परामर्श सेवाएं, विशेष शिक्षण सहायता, व्यवहार संशोधन तकनीकी और सामाजिक कौशल विकास गतिविधियां शामिल होती है। विद्यालय मनोविज्ञान विशेष शिक्षक और परामर्शदाता मिलकर बच्चों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करते हैं और व्यक्तिगत, समूह या आधारित उपचार योजनाएं बनाते हैं। इन कार्यक्रमों को अभिभावकों और शिक्षकों की भागीदारी की भी महत्वपूर्ण होती है, जिससे बच्चे को निरंतर सहयोग मिलता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, टिप्पणी क्वेश्चन है, भारत में दिव्यांग बच्चे। तो ये आप लोग देखे होंगे, भारत में दिव्यांग बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनमें शारीरिक, बौद्धिक और संवेदी मानसिक प्रकार की अक्षमताएं पाई जाती है, जो उनके समान विकास, शिक्षा और सामाजिक सहभागिता को प्रभावित करती है ना। मतलब ऐसे बच्चे होते हैं ना जिसका कोई पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का आंख खराब, मतलब कुछ ना कुछ शारीरिक प्रॉब्लम होते हैं, वो दिव्यांग में आते हैं। इनमें दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, शारीरिक रूप से अक्षम, बौद्धिक दिव्यांग, मानसिक रूप से प्रभावित, विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले बच्चे शामिल होते हैं। ऐसे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने, सामाजिक संबंध बनाने और आत्मनिर्भर बनाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारतीय समाज में लंबे समय तक दिव्यांगता नकारात्मक दृष्टि से देखा गया है, जिससे इन बच्चों के अवसर सीमित रहे। वर्तमान समय में सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे कि समावेशी शिक्षा, विशेष विद्यालय छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा प्रणाली, सामग्री और उपकरणों की सुविधा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को सम्मान विद्यालय में पढ़ने का अवसर दिया जाता है, जिससे उनमें आत्मविश्वास और सामाजिक समायोजन विकसित होते हैं। शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे इन बच्चों की आवश्यकता को समझ सके। परिवार, विद्यालय और समाज के सहयोग से दिव्यांग बच्चे का शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास संभव हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विशिष्ट अधिगम अक्षमता। तो स्टूडेंट्स, अगला है, विशेष अधिगम अक्षमता एक ऐसी विकासात्मक समस्या है जिसमें बच्चा सामान्य और औसत बुद्धि होने के बावजूद भी पढ़ने, लिखने या गणना करने में लगातार कठिनाई अनुभव करता है। यह समस्या बच्चे की मेहनत, प्रेरणा और बुद्धि की कमी के कारण नहीं होती है, बल्कि मस्तिष्क की सूचना प्रसंस्करण प्रणाली से जुड़ी होती है ना। इसके प्रमुख प्रकारों में डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्केलकुलिया शामिल है। डिस्लेक्सिया में
पढ़ने की कठिनाई, डिस्ग्राफिया में लिखने की समस्या और डिस्केलकुलिया में गणितीय अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती है। विद्यालय में ऐसे बच्चे बार-बार सफलता का अनुभव करते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। समय पर पहचान ना होने पर ये बच्चे पिछड़े हुए या फिर आलसी समझ लिए जाते हैं। विशिष्ट अधिगम अक्षमता की पहचान के लिए मनोविज्ञान परीक्षण, शिक्षकों का अवलोकन और शैक्षणिक मूल्यांकन किया जाता है। विशेष शिक्षण तकनीकें, अतिरिक्त अभ्यास और व्यक्तिगत ध्यान और सकारात्मक वातावरण से इन बच्चों की क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। सही मार्गदर्शन से ऐसे बच्चे भी शैक्षणिक और सामाजिक जीवन में सफल हो सकते हैं। अगला स्ट्रेंथ देखिए, अगला 15 नंबर है अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार। देखिए स्टूडेंट, टाइम की प्रॉब्लम है मुझे। मैं आपको देखिए, आप लोग पढ़ लीजिए, वीडियो को पीडीएफ ले लीजिए, जाके डाउनलोड कर लीजिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप लोग किसी तरह मैनेज कीजिए। अब आचरण विकार से देख लीजिए वीडियो को रोक कर, या फिर आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। दिव्यांगता के कौन कौन से प्रकार होते हैं ना, दिव्यांगता के प्रकार, इसे भी देखना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका आंतरिक व्यवहारात्मक समस्याएं। तो इस तरह से टोटल 18 क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्टूडेंट पीडीएफ फ्री दे रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, लाइक करने से वीडियो ज्यादा वायरल होगा। और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम में पीडीएफ आपको फ्री मिलेंगे। और ये इंस्टा है, अगर पासवर्ड लगा हो तो आप इंस्टा में आप लोग पासवर्ड मांग सकते हैं, नहीं लगा तो कोई भी बात नहीं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तक के लिए बाय। चैनल पर प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।